नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समाज कल्याण विभाग में चयनित 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों और 3 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर सरकारी रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां करवाई जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भी निरंतर ये चल रहा है। उत्तराखंड राजभवन में आज से 3 दिवसीय वसंत उत्सव का आगाज हो चुका है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को इसके प्रचार प्रसार के लिए विशेष वाहनों को रवाना किया गया था। वहीं राज्यपाल ने कहा कि इस साल विशेष पोस्टल कवर के लिए थुनेर का चयन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की लिस्ट में जगह मिली है और सबसे शक्तिशाली भारतीयों की लिस्ट में सीएम धामी देश के 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं और पिछले साल की लिस्ट में सीएम धामी भारतीयों में 93वें नंबर पर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य के समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराकर और सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर उन्हें यह विशेष पहचान मिली है। उत्तराखंड विधानसभा में विनियोग विधेयक पास कराने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की है और विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का आप संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछेंगे, शायद वो यहाँ है नहीं इस समय, कहीं ज़रूरी काम से बाहर हैं, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष के विधायकों की बात है, जो सदन में थे उनको पूरा मौका दिया। विपक्ष के जो हमारे सदस्य हैं वो बिल्कुल इस बात को नहीं कह सकते हैं। पिछले 4 दिन से चाहे वो 58 की उनकी सूचनाएं लगी हों, चाहे 310 पे उनकी सूचनाएं लगी हों, सभी को सुना गया। और कल आपने देखा होगा, कल हम 11:30 बजे रात तक बैठे थे, क्योंकि हर एक विधायक बोलते हैं, विपक्ष के सदस्य जो हैं वो हर टॉपिक पे बोलते हैं। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया, और जो मुख्य बिंदु माननीय राज्यपाल का अभिभाषण वो सदन से पारित हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव। और जो हमारा बजट था, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी। चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वेल में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया था कि हमें सरकार की कोई बात सुननी नहीं है। अब आप यदि आज के दिन की कार्रवाई उठा लें तो मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, एक जो उन्होंने आरक्षण का विषय नियम 58 के तहत उठाया और मैंने जब तफसील से जानकारी देनी चाहिए, उससे पहले वो खड़े हो जा रहे हैं। और वहीं सत्र में विपक्ष ने सदन में आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, पर बावजूद इसके आरक्षण के नियमों की अवहेलना की जा रही है। नौकरियों में नियुक्तियों के लिए भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष की नकारात्मक प्रकृति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सच सुनना ही नहीं चाहता। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और सरकारी
विभागों में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लगातार चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे विभागीय भर्ती हो, उसकी अनदेखी की जा रही है और आरक्षण के जो आधार है, नियम है, उनकी अवहेलना की जा रही है। लगातार पिछले वर्ष से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, कई नियुक्तियों में आरक्षण शून्य है और कई नियुक्तियों में आरक्षण चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे जनजाति को हो, चाहे ओबीसी पिछड़े वर्ग को हो, जो आरक्षण दिया गया है उसमें उसको पूरा नहीं किया गया, उसको कोटा है उसको पूरा नहीं किया गया है। देखिए, विपक्ष की जो व्यवहार में देख रहा हूं नकारात्मक मुझे दिखती है। किसी भी विषय पे अपना वो सवाल उठाते हैं, प्रश्न करते हैं। एक प्रथा सी बना दी, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि पहले वो सवाल उठाएंगे या प्रश्न उठाएंगे और अनेकों लोग प्रश्न उठाते हैं। जब हमारे में से माननीय कोई मंत्रीगण जवाब देने के लिए खड़ा होता है तो जवाब सुनने से पहले ही खड़े हो जाते हैं और जवाब सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। और जब उनको सवाल पूरा उन्होंने सुना नहीं, उससे पहले वो बोलना शुरू कर देते हैं, साहब ये सत्य से परे है, ये इस प्रकार से है। मैंने आग्रह किया आज पीठ से भी हमारा भी संरक्षण होना चाहिए। ये व्यवहार विपक्ष का कदापि उचित नहीं है। लोकतंत्र में यदि उन्हें अपनी बात रखने का सदन में अधिकार है तो जवाब देने का अधिकार हमारा भी है। और भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और बाघ के बढ़ते आतंक को लेकर बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार से इस विषय पर गंभीर विषय पर विशेष सत्र बुलाने की मांग भी कर दी है। विधायक ने कहा कि गुलदारों और बाघों के बढ़ते आतंक से पहाड़ी क्षेत्रों में जनता का जीवन आतंकमय हो गया है और इससे तभी निजात मिल पाएगी जब सरकार सदन में इससे निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा भी करेगी। इस समय पूरा उत्तराखंड लगभग 67% जो है हम वनाच्छादित हमारा क्षेत्र है, लेकिन इसके वन के संरक्षण का आज हमें बड़ा अभिशाप की भांति हमको रहना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि एक दिन का विशेष सत्र जो है उत्तराखंड के जो वन अधिनियम है, जिसके कारण हमारे विकास कार्य अवरुद्ध तो हो रहे हैं और साथ साथ जो हम निवाला हमारा जनमानस बन रहा है उसकी समीक्षा के लिए क्या हम कर सकते हैं और उसको प्रदेश में जो आक्रोशित जनता है उनके उद्गार को प्रकट करने के लिए हमने निवेदन किया है कि एक विशेष सत्र का जो है यहाँ विधानसभा में होना चाहिए। राजधानी देहरादून के पौष इलाके रेस कोर्स इलाके के एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में एक नाबालिग का शव मिला है, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवती यहां एक घर में केयरटेकर का काम करती थी और वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर बीजेपी नेता विनोद चमोली सहित कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कई अन्य नेताओं ने इस घटना पर दुख भी जताया। वाली गरीब परिवार की बेटी बच्ची के साथ जो यहाँ पर काम कर रही थी, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है और उसके परिवार के लोगों को जानकारी बहुत समय बाद दी जाती है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। और मेरा मानना है कि इसकी निष्पक्ष रिपोर्ट आनी चाहिए, जांच का विषय है और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि उसकी हत्या हुई है या उसने सुसाइड किया है या उसके साथ और भी कुछ हुआ है। ये तस्वीर साफ होनी चाहिए। गरीब परिवार है लेकिन उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था बड़ा दुखद है और एक बड़ा अपराध घटित हुआ है
अभी हम लोग यहाँ मौके पर आए हैं तो प्राइमा फेसी मैंने ये कहा है कि उन लोगों की गिरफ्तारी तुरंत हो जाए, कि जिन लोगों ने एक बाल श्रमिक के रूप में उसको घर में रखा, ये भी एक अपराध है। और उसके बाद क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा तो बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वो मर्डर है या आत्महत्या है। लेकिन मेरा ये कहना है अगर वो आत्महत्या भी है तो किन कारणों से उसको आत्महत्या करनी पड़ी, उसके कारणों पर जाना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जिसने भी अपराध किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि बच्ची उस घर में काम करती थी, नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है। यही बड़ा गलत हो रहा था कि एक छोटे बच्चों से इस तरह से जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। बताया कि वो बच्ची चली गई थी लेकिन उसे जबरदस्ती बुलवाया गया और आकर के यहाँ किस तरह से उसकी हत्या हुई और किस तरह से उसका बॉडी भी वही लोग लेकर के गए। अभी जांच का विषय है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है राजधानी में 17 आहूत होते हुए और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी आती हैं, उनके सामने जिस तरह से रिलायंस ज्वेलरी में लूट होती है, डकैती पड़ती है, उसी तरह से अब ये इतनी बड़ी घटना होती है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, तमाम बड़े बड़े वादे और दावे सरकार करती है, तो सरकार के दावों की पोल खुल रही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निश्चित रूप से इस घटना की जाँच होगी और जाँच में जो भी दोषी है उस नालायक को बड़ी से बड़ी सजा उसे कानून के दायरे में लाकर मिलेगी। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रोशनाबाद में विरोध मार्च निकालकर विकास भवन और जिला मुख्यालय पर धरना दे दिया है और इस दौरान बड़ी संख्या में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। अधिकारियों पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप भी लगा दिया। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा है कि हरिद्वार में फर्जी तरीके से ग्राम प्रधान बने लोगों की जांच की जो फाइल है उसको दबाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अधिकारियों की शय पर ही सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से यह कह दिया यदि जल्द ही ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता भूख हड़ताल भी करेंगे। ग्राम प्रधान की फर्जी मार्कशीट प्रमाणित हो गई। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसकी जांच की गई, सीडीओ साहब द्वारा जांच कराई गई और उप जिलाधिकारी को दिवाली के दूसरे तीसरे दिन उन्होंने पत्र दे दिया था। लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं और आज तक वो फाइल जांच के नाम पर दबा दी गई माननीय सीडीओ साहब के यहाँ पर। उसके अलावा आप तमाम सरकारी संपत्तियों की बात करते हैं। कांग्रेस के एक विधायक द्वारा एनएच की जमीन पर दीवार खड़ी करके जमीन कब्जा दी गई, उसके बाद किसानों पर झूठे मुकदमे लिखवाने का आप कार्य कर रहे हैं जो निंदनीय है। यहाँ पर एक सरकारी गूल रोक दी गई। हमारे जिलाधिकारी महोदय जो बहुत ईमानदार अधिकारी हैं उनके द्वारा आदेश पारित करे गए कि 3 दिन में सिंचाई विभाग की गूल खोल दी जाए, लेकिन इन अधिकारियों द्वारा उस फाइल को भी दबा दिया गया और वहां भूमाफियाओं का कब्जा करवाने का एक कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल इन अधिकारियों ने पलीता लगा दिया। मैं कहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से ईमानदारी से, अच्छाई से, सच्चाई से, बहुत सरल सौम्य प्रकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको बदनाम करने का एक कार्य कर रहे हैं। जब तक इस प्रकार के या तो भ्रष्ट अधिकारी जो इन फाइलों को खोल के उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे या फिर इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हरिद्वार से हटाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।